आप डायग्नोसिस करना इसका बहुत ही आसान है। एक तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर नाम की कोई चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं, काफ़ी बीमारियां आ सकती हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, दैट इज़ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। बीपी लेबल करने से पहले वी शुड टेक मल्टीपल रीडिंग्स बोथ इन ऑफिस यानी डॉक्टर की क्लिनिक पे और घर पे। जब ये मल्टीपल रीडिंग्स में कंफर्म होता है तो ब्लड प्रेशर लेबल किया जाता है। कॉफ़ी वगैरह का इंटेक वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चूरन आयुर्वेदिक मेडिकेशन वगैरह आती हैं, उसमें भी हाई सोडियम कंटेंट होता है। आजकल एक व्रत के टाइम पे लोग बाग समझते हैं कि लाल नमक खाना, काला नमक खाना, ये नमक में से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, पर ऐसा नहीं है। सोडियम कैसा भी हो वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर परनीश अरोरा है। मैं वेदांता हॉस्पिटल सेक्टर 50 नोएडा में डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी हूँ। मेरे लेफ्ट की तरफ डॉक्टर विनीत भाटिया हैं, ये भी डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी वेदांता हॉस्पिटल नोएडा में हैं। और मेरे राइट को डॉक्टर विपुल रस्तोगी, सीनियर फिजिशियन, दिलशाद गार्डन न्यू दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा एक ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ सिंपल क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, जो कि सारी पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होगा। मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा डॉक्टर विनीत भाटिया से कि ब्लड प्रेशर होता क्या है और इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो इंडिया में हाईली मीन्स प्रेवलेंट है। तो इसके बारे में एक बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो ब्लड की वेसल्स होती हैं उसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो कुछ प्रेशर जनरेट करता है टूवर्ड्स द वेसल। इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके यूजुअली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो सब लोग जानते हैं और एक नीचे वाला। ऊपर वाले को यूजुअली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है और नीचे वाले को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। नॉर्मली पेशेंट्स में दोनों ही हाई हो सकते हैं। कई लोगों के जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है, किसी का बीपी 150 100 आ रहा है, जो दोनों बढ़े हुए हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, जैसे 150, और नीचे वाला आपका नॉर्मल हो 70। और उल्टा भी हो सकता है कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है लेकिन नीचे वाला ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक है, वो बढ़ा हुआ है। तो हर तरीके से अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है और हायर रेंज में है तो इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब डायग्नोसिस करना इसका बहुत ही आसान है। एक तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर नाम की कोई चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं, काफ़ी बीमारियां आ सकती हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, दैट इज़ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। आजकल ब्लड प्रेशर मीन्स अपरेटस अवेलेबल हैं जो आप इनको मीन्स घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको एक आइडिया, ये क्लू दे सकता है कि भाई कि ब्लड प्रेशर शायद किसी का हाई आ रहा है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम जब भी आप अपने फैमिली फिजिशियन से मिलें या फिजिशियन से मिलें तो आप एक बार ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि तभी पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर रियली हाई है कि नहीं। सो दैट इज़ यूजुअली द वे इन विच वी कैन लुक फॉर द ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन है 120/80 और लोअर को नॉर्मल कहते हैं। 120 to 129/80 को हम प्री हाइपरटेंशन या एलिवेटेड बीपी का नाम देते हैं। और मोर देन 130/80 यानी 130 to 139/80 to 89 को स्टेज 1 हाइपरटेंशन। मोर देन 140/90 को स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहा जाता है। और इन बीपी लेबल करने से पहले वी शुड टेक मल्टीपल रीडिंग्स बोथ इन ऑफिस यानी डॉक्टर की क्लिनिक पे और घर पे। जब ये मल्टीपल रीडिंग्स में कंफर्म होता है तो ब्लड प्रेशर लेबल किया जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर विपुल रस्तोगी को है कि ब्लड प्रेशर के आम लक्षण क्या होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि पेशेंट ब्लड प्रेशर के बिना ही कंप्लेंट करता है, आपकी क्लिनिक पर आता है कुछ और बीमारी लेके। जब उसका यूजुअल चेकअप करा जाता है तो पता लगता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होते, कोई सिम्टम्स नहीं होते, उसको पता ही नहीं लगता कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जब हम चेक करते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। ऐसे लक्षण में ऐसा नहीं है कि हम उसी समय मरीज को दवाई शुरू कर देंगे। हम उसको बोलेंगे कि भाई घर में ब्लड प्रेशर चेक करके आओ। पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए। कई बार पेशेंट डॉक्टर की क्लिनिक पे आता है तो उसको एंग्जाइटी भी हो जाती है जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। पेशेंट को कंफर्टेबल होना चाहिए, यूरिन पास करने हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम बीपी देखते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है, तब हम कुछ सोच सकते हैं। अगर 2 बार बढ़ा हुआ आएगा तब हम दवाई मरीज को शुरू कर सकते हैं। सिर में दर्द लेके ब्लड प्रेशर पेशेंट आता है
हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर उस समय बढ़ा हुआ हो, नाक से खून भी आ जाता है, कई बार पेशेंट को कमजोरी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो ऐसे केस में भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। पेशेंट को कई बार कुछ सिम्टम्स भी नहीं होते हैं जिससे वो ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट भी नहीं करता है। तो कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास आता है जिसमें आँख के अंदर ब्लड आ गया और पेशेंट अपने आप भी नहीं देखता है, उसको कोई बताता है कि उसके घर वाला कोई नज़दीक बताता है कि आपकी आँख तो लाल हो गई है। अब वो पेशेंट हमारे पास आता है, हम देखते हैं कि वो आँख की वजह से आता है। कई बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रेफ़र करते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस समय उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे बढ़ा हुए ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को ज़्यादातर हम देखा जाता है कि पेशेंट को पता नहीं लगता, उसको लक्षण नहीं होते हैं। कई लंबे समय से पेशेंट बहुत हाई ब्लड प्रेशर, जैसे हमने यहाँ तक देखा है कि 200/100 ब्लड प्रेशर पे सही कंफर्टेबल रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। होता क्या है, मरीज के शरीर को उतने हाई ब्लड प्रेशर की आदत पड़ जाती है, जो कि बड़ा खतरनाक है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए अगर इलाज नहीं कराया गया तो कई बार बीमारी जानलेवा हो सकती है और आपके अंदर के ऑर्गन जैसे आइज़ हो गए, किडनी हो गए, हार्ट हो गया, इन सब पे बुरा असर पड़ता है और ये खराब हो सकता है। तो हार्ट जो ब्लड प्रेशर है इसको इसलिए साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि 80 से 90% केसेस में कोई लक्षण नहीं होते और इसलिए नियमित रूप से डॉक्टर पे जांच बहुत ज़रूरी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसी से रिलेटेड है कि ब्लड प्रेशर की इम्पोर्टेंस क्या है? ओके, सो ब्लड प्रेशर इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो आपका बॉडी को परफ्यूजन करने के लिए और आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर तो होना चाहिए, बट इट शुड बी विद इन अ रीजनेबल रेंज। अगर आप अपने मिसडेलिकेट ऑर्गन्स को बहुत हाई प्रेशर के साथ पाउंड करते रहोगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो फिर वो ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन, जहाँ पे अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से किसी को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन में इन्फार्क्ट्स आ सकते हैं, आंखों में रेटिनल हेमरेज हो सकती है। उसके बाद उनको जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं जो आपका हार्ट से ब्लड लेके जाती है आपके ब्रेन की तरफ, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है और हार्ट का फंक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डाउन हो सकता है जिसको हार्ट फेलियर कहते हैं। उसके बाद किडनी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसमें आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, जहाँ पे हार्ट मीन्स जो आर्टरीज जो पैरों को और जो हाथों को जा रही हैं वहाँ पे भी ब्लॉकेजेस डेवलप हो सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स अननेसेसरी क्रिएट हो सकते हैं और ये काफ़ी हद तक अवॉइडेबल है अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट, इसकी प्रॉपर डिटेक्शन और प्रॉपर डाइट करें। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी देयर। तो इन शॉर्ट जो ब्लड प्रेशर है ये कॉमनेस्ट कॉज है आउट ऑफ ऑल द रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक, किडनी डिजीज, यानी ऑल द ऑर्गन्स कैन बी अफेक्टेड बट इन 3 चीज़ों के लिए ये एक कॉमनेस्ट कॉज है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में ब्लड प्रेशर का रिगार्डिंग द अवेयरनेस, डिटेक्शन और उसके आगे उसकी ट्रीटमेंट का क्या सिनेरियो है अभी तक? कम उम्र में भी हाई ब्लड प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है लोगों को, तो इसके चलते कुछ जागरूकता बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर आप देखेंगे कि प्रेवलेंस कितनी है तो प्रेवलेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम गाइडलाइंस के हिसाब से चलें कि जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं कि 110/70 के ऊपर ब्लड प्रेशर अगर है, बढ़ा हुआ है, या 120/80 के ऊपर ब्लड प्रेशर अगर है तो वो बढ़ा हुआ है, अगर हम उस पर देखने के लिए चलेंगे तो कम से कम 70-75% मेरे ख्याल से या उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिले। सिटीज़ में ज़्यादा है और रूरल एरिया में फिर भी कम देखने को मिलता है, लेकिन आजकल रूरल एरियाज़ में भी हाई ब्लड प्रेशर वगैरह देखने के लिए मिल रहा है। एक तो हमारा खान पान ठीक नहीं है, दूसरा हम पैकेट्स चिप्स वगैरह खाते हैं जिसमें हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, दूसरा हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें खाते हैं, अचार खाते हैं, केचप्स खाते हैं, इनो खाते हैं, तो सोडा लेते हैं, इन सब में हाई सोडियम कंटेंट होता है। अजीनोमोटो पाउडर डालते हैं, उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन सोडियम होता है, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर के चांसेस अभी लोगों में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा कॉफ़ी वगैरह का इंटेक वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है। चूरन आयुर्वेदिक मेडिकेशन वगैरह आती हैं, उसमें भी हाई सोडियम कंटेंट होता है। आजकल एक व्रत के टाइम पे लोग बाग समझते हैं कि लाल नमक खाना, काला नमक खाना, ये नमक में से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, पर ऐसा नहीं है। सोडियम कैसा भी हो वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो
as per the latest data available, approximately 30% prevalence है blood pressure की in India, out of which only 50% are aware and out of which only 50% are controlled. So अगर आप देखेंगे तो जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है. अब मेरा लास्ट क्वेश्चन कि ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के बारे में कुछ जनरल टिप्स एंड लोगों को ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करना चाहिए. सो ड्रग थेरेपी तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, बट ड्रग थेरेपी से पहले बहुत सारी चीज़ें और हैं जो करनी चाहिए, जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्लीट सेसेशन ऑफ स्मोकिंग. स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी. अल्कोहल की कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जिसे कहते हैं मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन. 1 ड्रिंक पर डे इन फीमेल एंड नॉट मोर देन 2 ड्रिंक्स पर डे इन अ मेल. आपको वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है. हर 10 किलो वेट लॉस में 5 से 7 मिलीमीटर मर्क्यूरी ब्लड प्रेशर कम होता है. रेगुलर ब्रिस्क वॉक हाफ एन आवर पर डे ऑन मोस्ट डेज ऑफ द वीक. उन्होंने भी ऐसे लिखा गाइडलाइंस में, क्योंकि उनको भी पता है कि आदमी हर रोज़ एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेकिन ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए. फिर एक होता है डैश डाइट. डैश डाइट का मतलब डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए. देन लो सॉल्ट डाइट. आपको सॉल्ट अगर कम लग रही है तो और सॉल्ट मत ऐड करिए. ये नॉर्मली देखा गया है कि इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली बहुत हाई कंजम्पशन है सॉल्ट का, तो सॉल्ट को करटेल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सो दीज आर द यूजुअल वेज जहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन ऐसे किया जा सकता है. इससे भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करी जाती है. एवरीथिंग डज नॉट मीन कि आपको ड्रग थेरेपी लेना है. तो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कुछ टाइम तक आप यूज़ करते हैं और फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, then certain drugs are available which are easily available. They are quite safe. No drug has come into the market without any clinical trials. Although one size will not fit everybody and इनके side effects भी हो सकते हैं, तो इनको closely monitor करके with in due consultation with the doctor you can go ahead and do them. Luckily these drugs are pretty cheap also. They are easily available in India and doctors are always there to help you in each and every way. So controlling blood pressure becomes very important with lifestyle modification and with drugs, so that gray problems which can otherwise be easily be prevented can be done so in the long term, and we, our loved ones and our near and dear ones can be safe. So I'll conclude finally by giving just general pointers. First, it is important कि blood pressure को हम चाहे घर पे या एनुअल फिजिकल चेक अपने फिजिशियन के पास जाएं और इसको अपने माइंड में रखें कि हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो या लाइफस्टाइल मेजर्स या ट्रीटमेंट जो भी हमारे डॉक्टर एडवाइस करे वो करना है. ब्लड प्रेशर कुछ हद तक प्रिवेंटेबल है, यानी 90% केसेस में उसके पीछे लाइफस्टाइल या जेनेटिक रीज़न होते हैं. तो कुछ हद तक अगर मोटापा है, अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है, स्मोकिंग कर रहे हैं, सोडियम ज़्यादा ले रहे हैं, जो टिप्स डॉक्टर विनीत ने दी, अगर वो हम करें तो ब्लड प्रेशर में हमारे को हेल्प मिल सकती है. 10% केसेस में इट मे बी इरेडिकेटेबल ऑल्सो. उसके लिए हमको फिजिशियन के टच में रहना चाहिए. एक रेगुलर लाइफस्टाइल हमको अडॉप्ट करना है. अगर हम ये सब करें तो कोई रीज़न नहीं है कि हम अपने हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर के रिस्क को कम ना कर पाएँ. सो इस प्रार्थना के साथ मैं ये एंड करता हूँ कि आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर भी ध्यान दें. नमस्कार.